मैं स्पीकर बना जब मुझे कोई मित्र लोग मुझे बोलते थे कि स्पीकर का काम बहुत कठिन होता है क्या, बहुत वहाँ के लोग आपस में विरोधी पक्ष आपस में झगड़ते तो बहुत दिक्कत आती है क्या, वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे बोला कि स्पीकर का एक ही काम होता है कि नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो। ये बहुत बार कहना पड़ता है, ऐसा एक स्पीकर का काम होता है। पर हमारे महाराष्ट्र के स्टेट के यानी बॉम्बे स्टेट के पहले स्पीकर बने वो दादा साहब मावलनकर। और जब लोकसभा का चुनाव पहला हुआ 1952 में, जब भी वो लोकसभा के पहले स्पीकर दादा साहब मावलनकर बने। और उसका इसमें अपने पुस्तक में भी बताया। लेकिन दादा साहब मावलनकर का एक उदाहरण मुझे बहुत पहले से ही मालूम था और मैं बार बार कभी भी बोलता रहता हूँ कि कोई भी एक आदमी चुन कर गया या मंत्री बना, कोई और कोई उसमें अधिकार का पद आया तो कोई न कोई तो रिश्तेदार हो, मित्र मंडली के बच्चे हो, वो आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ काम दो, वहाँ काम दो, यहाँ नौकरी लगाओ, वहाँ जॉब मिला दो, ये तो बोलते रहते। मैं जिला परिषद के या मेयर बने तो मेरे को भी बोलने होते लोग कि मुझे इतना काम करा दो, मुझे बच्चों को नौकरी दिला दो। तो ऐसे दादा साहब मावलनकर का एक रिश्तेदार वो दिल्ली आया जब, और उन्होंने बोला कि मैं अर्थशास्त्री हूँ, बीकॉम हुआ हूँ, एमकॉम हुआ हूँ, मैं अर्थशास्त्री हूँ, तो मुझे देश के जो नियोजन मंडल था उस नियोजन मंडल में मुझे नौकरी दिला दो। दादा साहब ने बोला ठीक है, देखेंगे, करेंगे। ये 2-3 दिन गए, पर वो रिश्तेदार और दादा साहब एक ही टेबल पे भोजन करते थे। 2-3 बार उन्होंने भोजन भी किया और 2-3 दिन के बाद वो रिश्तेदार ने दादा साहब को बोला मेरे काम का क्या हो गया। तो दादा साहब ने उसी पहले ही बोल दिया कि तू नियोजन मंडल में काम करने का योग्य युक्ति नहीं। बोले क्यों, मैं तो अर्थशास्त्री, मुझे जानता हूँ मैं सब। तो उन्होंने बोला देख, अपन एक के साथ भोजन किया, 2 बार 3 बार भोजन किया, तो दोनों ही बार तेरे थाली में तूने झूठा छोड़ा, चावल छोड़ा, चपाती छोड़ी, वो थाली में झूठा छोड़ दिया, तो तुझे थोड़े पेट का भी नियोजन आता नहीं, तो सारे देश का नियोजन तू कैसा करेगा। नियोजन करना तो खुद के स्वभाव से भी नियम करना पड़ता, खुद का भी नियोजन करना पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने बात कही थी, मैं आपको इसीलिए वो उदाहरण जो है ये सही उदाहरण हुआ है। देखो, संसद का अपना पहला चुनाव जो हो गया वो 1946 में, जब 1937 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पर लोकसभा का चुनाव विधानसभा का 37 में हुआ, लोकसभा का 1946 में हुआ। आता ये 46 में जब चुनाव हुए तो वो ये 2 ही पक्ष थे, एक कांग्रेस थी और दूसरा वो मुस्लिम लीग थी। दोनों पक्ष भी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के से भी और जीत कर आई भी थी। लेकिन उन्होंने एक नारा दिया था। उन्होंने क्या नारा दिया था? अखंड भारत का नारा देकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, अखंड भारत का। लेकिन हुआ तो वैसा नहीं। 1 साल के बाद जब स्वतंत्र मिला
तो आप लोग को खंडित ही अपना स्वतंत्रता मिली है, ये भी आपको याद है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब ऐसे समय में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद अपनी राज्य घटना बनाने का घटना समिति का ही गठन हुआ। और ये घटना समिति का जो गठन था वो 5 एमएलए ने, जिसको सिफारिश होगी वो घटना समिति में जाता था, या जिन्हीं को घटना समिति ने जाना है तो 5 एमएलए की सिफारिश चाहिए थी। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना समिति के उन्होंने घटना दी, राष्ट्र को समर्पित की, तो वो तो महाराष्ट्र से नहीं गए। महाराष्ट्र से वहाँ उनके कोई एमएलए नहीं थे उस समय, इसीलिए वो महाराष्ट्र से गए नहीं। तो वो गए बंगाल से। बंगाल में जब मंडल नाम के एक एमएलए थे और उन्होंने और 4 एमएलए का सिफारिश ली और बंगाल के 5 एमएलए ने बाबा साहेब अम्बेडकर की सिफारिश की और उसी वजह से वो घटना समिति में जा रहे, वहाँ सदस्य बने। कई दिनों के बाद तो अपने को स्वतंत्र मिला और बाबा साहब जिस विभाग से, जिस क्षेत्र से वो संसद समिति में आए थे, तुम्हारे घटना समिति में आए थे, तो उसका वो उन्हीं का जो क्षेत्र था वो गया पाकिस्तान में। तो इसीलिए बाबा साहेब का सदस्यत्व वो नहीं रहा। लेकिन घटना समिति में बाबा साहब रहने ये जरूरत थी। ये तो सभी सदस्यों ने बोला और फिर वहाँ जब ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ये घटना समिति में रहना चाहिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जब कई सदस्य मिले और उन्होंने महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री बाला साहब खेर थे, उन्हीं को फ़ोन किया और बताया कि एक का राजीनामा लो, तुम्हारे यहाँ से 4 लोग हैं, एक का राजीनामा लो और उसे बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ सदस्य बनाओ। फिर जयकर नाम के एक सदस्य थे, उन्होंने राजीनामा दिया, उसी जगह हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का फिर से वो समिति में गए और उन्होंने जो घटना समर्पित की, वो घटना देश को समर्पित की, उस राष्ट्रपति को समर्पित की, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने 26 नवंबर 1949 का उन्होंने वो घटना समिति वो घटना राष्ट्र को सुपुर्द की। और उसके बाद जो चुनाव होते रहे वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 1952 से लेकर 1971 तक एक साथ होते थे सारे देश में। लेकिन 71 का तो लोकसभा का चुनाव जो मध्यावधि चुनाव हो गए, तो वहाँ से विधानसभा अलग हो गई, लोकसभा अलग हुई, वहाँ से अभी तक वो चल रहा है। लेकिन उसका अभी वो भी होने वाला है कि अपने सभी चुनाव एक साथ हो, इसके लिए काम चल रहा है। मुझे राष्ट्र आज विश्व के लोकतंत्र के दिवस के इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए है कि हमने आरंभ से ही सभी की स्वाधीनता को महत्व दिया है। राष्ट्र केवल भूभाग से बनता नहीं, तो राष्ट्र का एक विचार होता है, राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, राष्ट्रों की एक धार्मिक परंपरा होती है, और ये सब मिलकर एक राष्ट्र होता है। अपना जो भारत राष्ट्र है बहुत पुराना राष्ट्र है।
बहुत पुराना राष्ट्र है, उसमें उसका वेद और उसमें भी उसका उल्लेख होता है। कई लाखों वर्ष का अपना ये राष्ट्र है, बाकी राष्ट्र तो उसके बाद निर्माण हुए, यही आप जानते हैं। ऐसा एक आदर्श राष्ट्र अपना है। अपने राष्ट्र शरीर का सब वातावरण जो है, क्लाइमेट जो है, कई देशों में नहीं। अपने देश में तो जो बरसात होती है, ठंडे काल का होता है, गर्मी का काल भी होता है। कई देशों में तो सूर्य कभी कभी दिखता है, हमारे यहाँ रोज दिखता है। और ऐसा एक अच्छा देश अपना है कि उसमें क्लाइमेट भी अच्छा है, लेकिन पर्यावरण की अभी ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए भारतीय संविधान का मूल हमारी वहाँ महान परंपरा है, जिसे यहाँ कहा गया है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात लोग के कल्याण की सबका सुख निहित है। लोक कल्याण सर्वतोपरि है। इसीलिए आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला राष्ट्र है। वो इसीलिए है कि भारत के लोग सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं। दूसरों का छीन लेना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हमने दूसरों से आक्रमण किया।